तो आज पार्ट 2 देख लेते लेक्चर का, जो कल बाकी रह गया था, क्योंकि स्लाइड जो है काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट 200 प्लस स्लाइड्स था और लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। ठीक, तो कार्डिनल पॉइंट्स देख लेते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैज़ 3 प्रिंसिपल वैल्यूज़, जिसको बोलेंगे कार्डिनल पॉइंट्स। तो मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। तो मिनिमम का मतलब सब जानते हैं कि द फैक्टर रिप्रेजेंट्स द वैल्यू बिलो विच द प्रोसेस कैन नॉट टेक्स प्लेस। ऑप्टिमम का मतलब होता है फैक्टर इज द पॉइंट द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट द हाईएस्ट वेलोसिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फैक्टर इज दैट वैल्यू बियॉन्ड विच द प्रोसेस कम्स टू एन एंड। ठीक, ये ब्लैकमैन्स लॉ दिया हुआ है, लिमिटिंग फैक्टर। तो एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन अ आरबीसी is about 2%. Sucrose cannot pass through the membrane, but water and urea can. Osmosis would cause RBC to shrink the most when immersion in which of the following solution. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि RBC shrink करेगा सबसे ज़्यादा, shrink the most, कौन से सोल्यूशन में? प्योर वाटर में, हाइपरटोनिक यूरिया में, या फिर हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन में, या फिर हाइपोटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन में। तो करेक्ट आंसर थर्ड आएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे ये रीज़न क्या है। प्योर वाटर की अगर बात करी जाए तो वाटर मूव्स इनटू द सेल कॉजिंग देम टू स्वेल, श्रिंक नहीं करेगा। हाइपरटोनिक यूरिया सोल्यूशन की अगर बात करी जाए तो यूरिया कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन, सो सेल्स वाटर इज अफेक्टेड, बट ये उतना श्रिंकेज कॉज नहीं करेगा जितना कि सुक्रोज कर सकता है। हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन की बात करी जाए तो सुक्रोज कैन नॉट क्रॉस द ये मेम्ब्रेन, तो वाटर जो है वो एग्जिट करेगा सेल में टू बैलेंस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉजिंग द सेल टू श्रिंक द मोस्ट। इसीलिए सबसे ज़्यादा हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन में श्रिंक करेगा। ठीक, श्रिंक द मोस्ट। अगला था हाइपोटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन। यहाँ पे वाटर मूव करेगा इनटू द सेल कॉजिंग देम टू स्वेल ड्यू टू लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, इसीलिए आरबीसी विल श्रिंक द मोस्ट इन हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का इन हैच-स्लैग साइकिल ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड, राइबोलोस बिसफॉस्फेट, या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये NCERT की लाइन है, इसको पढ़िए। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज, हाईलाइट भी किया है, फॉस्फोइनल पायरुवेट PEP, प्रेजेंट होता है इन मीजोफिल सेल्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम स्टडी करेंगे हैच-स्लैग पाथवे। ठीक, फिर एंजाइम की बात करिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेप्केज होता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्लेक्टेन्काइमा, या फिर एरेन्काइमा। तो सेकंड वाला कोई टर्म नहीं होता, इसीलिए सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, तो क्वेश्चन में कहा है कि अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये एक कीवर्ड है, विद एजोला यानी कि वाटर फर्न बिलोंग टू जीनस। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, या फिर नॉस्टक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुछ कुछ बुक्स में नॉस्टक, एनाबेना साथ में दिया होता है, तो देख लेते हैं। ये है टेबल, सिम्बायोटिक की बात करी गई थी, तो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। होस्ट प्लांट है और नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट्स है। तो क्वेश्चन में पूछा था अजोला का बता दो, यानी वाटर फर्न, तो यहाँ पे एनाबेना लिखा हुआ है। बाकी भी देख लेना, जैसे ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये कुछ नाम दिए हुए हैं, राइजोबियम इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे कैसूरीना ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रैंकिया और गुनेरा, नॉस्टक दिया है, एजोला, एनाबेना दिया है, शुगर केन, एसिटोबैक्टर दिया है। उसके बाद जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन, जो फ्री लिविंग होता है उसमें भी दिया है, जैसे ये साइनोबैक्टीरिया बीजीए, एनाबेना और नॉस्टक, ये NCERT में दिया हुआ है। फिर कुछ और बैक्टीरिया हैं, जैसे कि एरोबिक में
ये सब नाम है, जैसे ये बीजरनिकिया ये ऑप्शंस में था, क्लिप्सिला भी ऑप्शंस में था, ठीक। और फैकल्टेटिव और एनारोबिक में बात करी जाए तो ये क्लोस्ट्रीडियम भी ऑप्शन में था। तो जितने भी नाम दिए हुए हैं उनको आप 2-3 बार पढ़ लेना। कौन सा फ्री है, कौन सा सिम्बायोटिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिम्बायोटिक बता दो अजोला, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये है अजोला वाटर फर्न, ये है एनावेना, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट्स, और ये होस्ट प्लांट, और ये लिखा हुआ है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसीलिए थर्ड वाला सही था, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया हुआ था कि बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बायोट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो उतने अच्छे से डेटा हमारे पास नहीं है जिससे कि हम इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर पाते। ये टेबल कहाँ मिला, अगेन उसी किताब में, TAIZ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक, ताइज की किताब है। मॉर्फोलॉजिकली द स्पाइस यील्डिंग पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट क्या है, रूट, राइजोम, राइजोइड या फिर ड्राइड फ्रूट्स। तो टर्मरिक की बात करी जा रही है तो राइजोम आएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बस एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है कि टर्मरिक प्लांट का नाम दिया हुआ है करक्यूमा लॉन्गा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में बोला है कि एक जर्मिनेटिंग मेज सीड में द एंजाइम अल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय सीड कोट, कोलियोराइजा, एलिरॉन लेयर या फिर कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर थर्ड लिखा है। रीज़न देखेंगे, ये है एनसीईआरटी में कितना डेटा दिया हुआ था, जैसे द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एलिरॉन लेयर। इसके बाद पूरा अगर आप पढ़ते हो कि कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, उतना अच्छे से डिटेल में नहीं दिया हुआ था, ठीक। यहाँ पे एक सेकेंड, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिरॉन लेयर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द अल्फा अमाइलेज, ये, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे पेरिडर्म दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स पिथ, कॉर्टेक्स, कैम्बियम, फेलोडर्म, एंडोडर्मिस या फिर पेरीसाइकिल, फेलोजेन, फेलम या फिर फेलोडर्म या फिर पिथ, वैस्कुलर बंडल्स या फिर एंडोडर्मिस। करेक्ट आंसर थर्ड आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, जूम कर देते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये फेलोजेन, ये फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरीडर्म। वही तीनों यहाँ पे क्वेश्चन में था कि फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म कलेक्टिवली इनको क्या बोलेंगे, पेरीडर्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन दी अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ मेनी मोनोकॉट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुल्लीफॉर्म सेल्स को मोटर सेल्स भी बोलते हैं, जो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था। इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, चेक करता है ट्रांसपिरेशन को बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीफ या फिर बियर यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स। तो थर्ड वाला करेक्ट आंसर आएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि the upper epidermis may be easily identified due to presence of large thin walled empty bulliform cells or मतलब ये also called as motor cells जो contain करते हैं water. These cells are mainly concerned with unrolling of the leaf during its development. Stomata present होते हैं in this layer. In a surface view the guard cells of stomata are dumbbell shaped और तो यहाँ पे ये unrolling of the leaf during its development. तो वही यहाँ पे check transpiration by reducing the surface area of the leaf. अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल बताना है फाइबर का ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट, कैपॉक, कॉटन, कॉयर या फिर फ्लैक्स। तो फ्लैक्स करेक्ट आंसर है। यहाँ पे
वही डिटेल दिया हुआ है। जैसे फ्लैक्स जो है प्लांट है फ्रॉम विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स स्टेम, तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं और यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल यानी कि कपड़े वाले इंडस्ट्रीज़ में। और ये सीड पॉट से मिलता है कैपॉक ट्री के, कॉयर मिलता है हस्क ऑफ द कोकोनट से, कॉटन मिलता है सीड हेयर ऑफ कॉटन प्लांट से। डोरमेंसी caused by seed coat, impermeability to water and gases can be broken by। तो ये क्वेश्चन इस पर एक शॉर्ट भी मैंने भेजा था ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। प्लस ये हम 2018 वाले PYQ में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेंगे। जैसे ये सीड है, कोई भी सीड मान लो, ये सीड है और ये बहुत हार्ड है, टफ है, तो ये इसके अंदर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद ताकि इसके अंदर वाटर और गैसेस एट्सेट्रा एंटर कर सकें ताकि इसकी ग्रोथ हो सके। यही होता है स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन। ठीक, आगे और देख लेंगे। और ये वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि कोल्ड ट्रीटमेंट। इन जर्मिनेटिंग द ऑयल सीड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन, तो कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे ओलियोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल। करेक्ट आंसर सेकंड आएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे ये ओलियोसोम जो है वो लिपिड स्टोरिंग बॉडीज़ होता है, प्लांट्स में पाया जाता है, प्राइमरीली ऑयल को स्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है। दे आर नॉट द साइट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। ग्लाइऑक्सीसोम सही है, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल होते हैं प्लांट्स के अंदर, वेयर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड ऑकर्स पर्टिकुलरली इन जर्मिनेटिंग सीड। ये क्या करते हैं, फैट को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन्वॉल्व होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक, और साइटोसोल तो ये तो फ्लूइड होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल। गाइनोबेसिक स्टाइल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, लैमेसी, एपेसी या फिर फैबेसी या फिर एस्टरेसी, तो करेक्ट आंसर आएगा लैमेसी फैमिली। ब्रायोफाइलम रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू स्टेम, फ्लावर, लीफ, रूट। लीफ आएगा, ये यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है। ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, तो लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक, रियो टैक्सिस, टाइप्स ऑफ टैक्सिस, जो HTET का प्लेलिस्ट है PGT वाला, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ टैक्सिस करके उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अलग अलग टैक्सेस के टाइप्स क्या होंगे, उनके एग्जांपल्स क्या होंगे, और उसमें कुछ PYQ भी इंक्लूड किए हुए थे। ठीक, तो उसको आप नोट्स उसका बना लेना, इंपॉर्टेंट है। रियो टैक्सिस मूवमेंट होता है रिस्पॉन्स इन टेम्परेचर, एयर, वाटर करेंट, टच या फिर नॉइस, तो सेकेंड वाला सही आएगा। अदर ऑप्शन इनकरेक्ट किए होंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि टेम्परेचर की बात करिए तो थर्मोटैक्सिस होना चाहिए था, टच की बात करिए थिग्मोटैक्सिस होना चाहिए था, और नॉइज़ की बात करिए दिस रिफर्स टू मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू साउंड। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पेनिसिलियम, अगैरिकस, वोल्वॉक्स, नॉस्टक, तो नॉस्टक करेक्ट आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉस्टक जो है टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया था, BG होता है, दैट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पेनिसिलियम जो है वो दिस इज़ अ फंगस एंड फंगी हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल में आता है। अगैरिकस ये जो है फंगी में ही आएगा, विच ऑल्सो हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वोल्वॉक्स की बात करिए तो ये ग्रीन एल्गी में आता है, तो इसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन या फिर जिंक। जिंक करेक्ट आंसर आएगा, NCERT में दिया हुआ है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो उसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ये जिंक है, तो यहाँ पे पढ़ोगे आप, तो प्लांट्स ऑब्टेन जिंक एज Zn2+ ion, it activates various enzymes especially carboxylases. It is also needed in the synthesis of oxygen. वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिंक। ठीक, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, क्या होता है, OP × TP, OP + TP, OP -
WP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर, OP प्लस, तो प्लस प्लस इंटू को एलिमिनेट करेंगे तो माइनस बचेगा, माइनस करेक्ट आंसर है, OP माइनस WP। रीज़न क्या है अभी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि NCERT में क्या दिया हुआ है। तो रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में ये पूछा था, तो इसको आप याद कर सकते हो WASP, वास्प पर याद कर सकते हो। पहले W आएगा, उसके बाद फिर S आएगा, फिर P आएगा, ठीक। तो लिखा है कि जो NCERT में डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है, दो इन प्लांट्स नेगेटिव, और टेंशन इन द वाटर कॉलम एंड जाइलम प्लेज मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अपर स्ट्रीम। प्रेशर पोटेंशियल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा है इस तरीके से, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ये एक रेफरेंस किताब है, उसमें अगर हम देखें टॉपिक ही दिया था DPD का, ये जैसे है, ये सबसे पहले फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे कि द टर्म डिफ्यूजन प्रेशर, ये द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट coined by B.S. Mayer in 1938. Originally, DPD was described by the term suction pressure by Renner 1915 में। Recently, the term water potential जो NCERT में दिया हुआ है, साई इज़ मतलब इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, इज़ यूज्ड फॉर DPD। तो DPD के लिए वाटर पोटेंशियल का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, इसीलिए NCERT में लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है। बट नेगेटिव इन वैल्यूज़, तो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन तो देख लेंगे, द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज़ लोअर देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये है फॉर्मूला जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ये DPD OP माइनस WP, तो WP मतलब इक्वल्स TP, इसको थोड़ा माइंड में रखेंगे, ठीक, कि WP TP के बराबर होता है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है DPD इक्वल्स OP माइनस WP, तो DPD इक्वल्स OP माइनस TP भी कर सकते थे। तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। अब हम वापस अगर चलें क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन, तो वॉल प्रेशर ये, तो इसमें से कौन सा सही है, तो OP माइनस WP, OP माइनस TP भी हो सकता था, मतलब यहाँ पे OP माइनस मल्टीप्लाई दिया तो मतलब हो ही नहीं सकता, प्लस दिया है तो नहीं हो सकता, प्लस दिया है तो नहीं हो सकता। अगर ये लिखा होता कि OP माइनस TP तो भी सही करते, OP माइनस WP तो भी सही करते, तो ये दोनों को आप माइंड में रखोगे, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, तो डिफ्यूजन मतलब जो परफ्यूम होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है मल्टीपल एग्जाम्स में, PGT और TGT वाले में, तो इसमें बस कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि हेलो करके याद करना है, थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन में लिखा होना चाहिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, कहीं पे लिखा हुआ है, प्लस हेलो से आप याद कर सकते हो कि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ये हो गया, ये हो गया। ट्रांसपिरेशन हम सब जानते हैं कि नहीं होगा, इसीलिए एक्टिव एब्सॉर्प्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, यहाँ NCERT में अगर हम देखते हैं तो एक टॉपिक है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, तो लिखा है कि यहाँ पे अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस। पहला, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर दैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट, देयरफॉर मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट बाई, हाईलाइट भी कर दिया है कि एक्टिव एब्सॉर्प्शन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स, दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, क्योंकि एक्टिव एब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या लिखा है, प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, मोस्ट मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। द टर्म फ्लोटिंग रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज्ड व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों या फिर 1 या 2 या फिर प्रोटीन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला।
फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो होता है, ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन इज स्कार्स फिर अनअवेलेबल। और हाँ, तो टिपिकली सीन इन एनवायरनमेंट विद लो ऑक्सीजन लेवल्स। ठीक, दूसरे बाकी इनकरेक्ट क्यों है? वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट? तो यहाँ पे फैट है, तो फैट मेटाबॉलिज्म प्राइमरीली इन्वॉल्व्स एरोबिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग तो एनारोबिक हो गया ना। उसके बाद थर्ड में बोथ दे दिया था। तो कार्बोहाइड्रेट कैन अंडरगो एनारोबिक, फैट्स आर प्राइमरीली ब्रोकन डाउन वाया एरोबिक, इसीलिए ये नहीं होगा। प्रोटीन की बात करी जाए तो प्रोटीन जनरली नॉट यूज्ड एज ए प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज दे आर मोर ऑफ्टन इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह में। आगे देखेंगे विच मेथड, हाँ तो आगे देखते हैं, विच मेथड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बोल सकते हो, जैसे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, अनिजोगैमी या फिर बर्डिंग। तो अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू जाते हो, नॉट ए सेक्शुअल पूछा है तो यही बचेगा, तो थर्ड वाला आप टिक कर सकते थे। ठीक, ये यहाँ पे अनिसोगैमी लिखा है कि रिफर्स टू द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमेट्स। एक लार्जर एग होगा, स्मॉलर स्पर्म होगा, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ए सेक्शुअल। और अब बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, PDF मिलेगा आपको, एक बार रीड कर लेना। द टिश्यू ऑफ द टिश्यू ऑफ हाईएस्ट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी क्या है? मेरिस्टेम, ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम या फिर मैकेनिकल टिश्यू? मेरिस्टेम करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइड्स एंड ग्रोज विच डिमांड्स हाई एनर्जी, रिजल्ट्स इन हाई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। ग्राउंड टिश्यू की बात करी जाए कि तो ग्राउंड टिश्यूज जैसे ये पैरेंट का है, इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, बट उतना इनको हाई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, बट इट डज़ नॉट हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मैकेनिकल टिश्यू प्राइमरीली प्रोवाइड करता है सपोर्ट, तो ये नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो अगर टिश्यू जो हाईएस्ट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के साथ है तो मेरिस्टेम के साथ जाएंगे। ठीक, अगर सेल को प्लेस किया जाए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, नो चेंज। तो करेक्ट आंसर लिखा हुआ है कि एक्सोऑस्मोसिस आएगा। तो अगर हम NCERT देखते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक प्लाज्मोलाइसिस, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल और टिश्यूज विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग सोल्यूशन। तो इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंसेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। इफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। इफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इट इज सेड टू बी हाइपरटोनिक। तो सेल जो है वो स्वेल करेगा हाइपोटोनिक में, श्रिंक करेगा हाइपरटोनिक में। उसके बाद अगर हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से ये water moves out, it is the first lost from this. The water when drawn out of the cell through diffusion into extracellular outside cell fluid causes the protoplast to shrink away from the। तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उतना डिटेल में नहीं दिया है कि जो टर्म हम ढूंढ रहे हैं ना कि एंडो होगा या एक्सो, उतने अच्छे से NCERT में नहीं दिया, वेग लैंग्वेज में लिखा हुआ। तो ऑस्मोसिस दो तरीके के होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होगा व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द सेल एंड सेल बिकम्स टर्जिड अंडरगोज डीप्लाज्मोलिसिस, इसको एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। एक्सो की बात करी जाए तो एक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स आउटसाइड द सेल, सेल बिकम्स फ्लैक्सिड अंडरगोज प्लाज्मोलिसिस, इसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। ये कीवर्ड्स हैं। हाइपोटोनिक में अगर सेल को प्लेस किया जाएगा तो एंडो ऑस्मोसिस, और हाइपरटोनिक में एक्सो ऑस्मोसिस। इसको अगर आपको भूल रहा है, मिक्स हो रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आसाम में वन हॉर्न राइनो होते हैं। तो अब ऐसी बात है, हो सकता है हिप्पो वगैरह हो। ठीक, तो हिप्पोपोटामस, उनका दी एंड होने वाला है, एक्सटेंशन के कगार पे है, ऐसा मतलब हमारा ट्रिक है। ठीक,
ये है HYPO, ये है दी एंड। ठीक, तो अगर इतना आप याद रखते हो तो एक्सो वाला अपने आप सही हो जाएगा। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि द सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अगर यहाँ हाइपो होता तो हिपोपोटामस का दी एंड हो जाता है, एंड, तो हम इस पर टिक कर देते। ट्रिक है इसको मतलब ठीक है ना। और यहाँ पे हाइपर लिखा है तो इसीलिए हम एंडो ऑस्मोसिस को छोड़ के सेकंड वाले पे टिक कर देंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा आप माइंड में रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल्स बिकॉज ऑफ। तो अगर आपने देखा होगा घर में रात को चना भिगो देते हैं ना, सुबह तक वो अच्छा खासा स्वेल कर जाता है। तो वही पूछ रहा है कि सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, इम्बाइबेशन या फिर डिफ्यूजन। तो ये होने से रहा, ये भी नहीं होगा। इसको भी आप कॉमन सेंस और एलिमिनेशन इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड्स। The pressure that is produced by the swelling of woods had been used by prehistoric man to split rocks and boulders। ठीक, और ये भी लिखा है कि imbibition is also diffusion since water movements is along a concentration gradient, the seeds and other such materials have almost no water, hence they absorb water easily। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि seeds when placed in water swells because of, रीज़न क्या होता है? इम्बाइबेशन की वजह से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स। ठीक, अगला देखेंगे द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। तो थर्ड वाला सही होगा। जब एनसीईआरटी आप देखोगे तो आपको ये डेटा मिलेगा कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव, ये प्रेजेंट डे लिविंग, इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशंस। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन एंजाइमेटिक मशीनरी to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे ये in anaerobic organism it is the only process in respiration, glycolysis occurs in cytoplasm of the cell present in all living organisms। ठीक, वही चीज़ है, इनफ डेटा नहीं है। ये है एक बुक में था, इसको पढ़िए। पहली लाइन, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट ही आया था। ठीक, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो कैसा प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है। ठीक, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस सही होगा। ऑप्शंस में जितने भी वर्ड्स आपको मिलते हैं जैसे TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, तो इस पर आप पक्का नोट बना लेना, क्योंकि अगर नोट्स में ये सब नहीं रहा, जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस भी अक्सर फ्रेम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लांट हार्मोन। अगेन ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्यों? मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, ठीक, ये जितने भी भारी भरकम वर्ड्स हैं नहीं पता, जैसे थाइमिडीन, साइटोयूरेसिल, साइटोग्रोमीन, साइटोकाइनिन, ये तो पता था, हम पढ़ते हैं ना कि ऑक्सिन है, जिबरलिन है, इथाइलिन है, उसी में ये भी होता है। ठीक, तो थर्ड वाला सही है। एलिमिनेशन के थ्रू जाते तो सॉल्व कर सकते थे। फिलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट। तो लीफ करेक्ट आंसर है। ये दिया है लीफ का मॉडिफिकेशन। जैसे पहले हम इनको देख लेते हैं। जैसे ये है लीफ का मॉडिफिकेशन, ये फिलोड है, पार्किंसोनिया और ये अकेसिया। उसके बाद पिचर लीव्स हैं, जैसे ये पिचर प्लांट। ठीक, उसके बाद ये ब्लैडर शेप्ड लीव्स हैं, अड्रिकुलेरिया। ये सब जो भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। जैसे ये टेंड्रिल्स, तो ये लथाइरस और पाइसम लीव टेंड्रिल्स इस तरीके से पास्ता के तरीके से दिखता है।
ठीक। लीफ टेंड्रिल्स, फिर फ्लैशी लीव्स, तो ये ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, फ्लैशी लीव्स। उसके बाद यहाँ पे आगे हम देखें लीफ थॉर्न, तो थॉर्न का जो मॉडिफिकेशन आएगा कैक्टस अकेसिया में देखने मिलेगा। ठीक। फिर स्केली लीव्स, तो जैसे ये है हाइड्रिला वैलिसनेरिया, इसमें एग्जाम्पल से ही पूछता है। फिर लीफ हुक्स, तो बिग्नोनिया एस्परागस। तो एक बार आप देख लेना। ठीक। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है फिलोक्लेड। फिलोक्लेड फ्लैटेंड सिलेंड्रिकल ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है दैट फंक्शंस एज अ लीफ। द टर्म फिलोक्लैड मीन्स लीफ लाइक ब्रांच। ऑपियंशिया यहाँ पे दिया हुआ है और कोई और प्लांट दिया हुआ है ये। तो ऑपियंशिया की बात करी जाए, ये है फिलोक्लेड, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, और ये दिया हुआ है फिलोक्लेड। तो एक बार आप पॉज करके देख लेना। ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम किस में था, ब्लू, रेड, इंफ्रारेड या फिर ग्रीन लाइट। तो सबसे ज़्यादा जो देखने मिलता है वो ब्लू लाइट में देखने मिलता है। ठीक। अब जैसे ये है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ ब्लू लाइट कॉजेज सब्सटेंशियल स्टोमेटल ओपनिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर द स्टोमेटल रिस्पॉन्स टू ब्लू लाइट अंडर द बैकग्राउंड रेड शोज द 3 फिंगर पैटर्न। उसके बाद ये द एक्शन पैटर्न टिपिकल ऑफ ब्लू लाइट रिस्पॉन्स डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्दर इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस द गार्ड सेल्स रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली टू ब्लू लाइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसके बाद अब एक बार पॉज करके देख लेना। ठीक। ये ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम होता है ब्लू लाइट में। एक दो चैप्टर ही डेडिकेटेड है प्लांट फिजियोलॉजी वाली बुक में। इनकम्प्लीट डॉफ बंडल इन मिराबिलिस जालपा कंटेन्स ओनली बंडल शीथ, सीव ट्यूब्स, जाइलम, फ्लोएम। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। फ्लोएम जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, किसी वैसे बुक में तो मिला नहीं। देखते हैं। इन मिराबिलिस जालपा इनकम्प्लीट ड्वार्फ बंडल्स ऑल्सो कॉल्ड एज ड्वार्फ बंडल ऑफ DKE ड्वार्फ कैरियोटाइप एलिमेंट्स कंटेन्स ओनली फ्लोएम टिश्यू। तो जहाँ कहीं ओनली, ऑल ये सब मिले तो अंडरलाइन कर लेना होता है बुक वगैरह में। ठीक। ये बंडल्स लैक करते हैं जाइलम, जो टिपिकली प्रेजेंट होता है नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स में। इन दिस केस इनकम्प्लीट बंडल्स कंसिस्ट करते हैं सोलली ऑफ द फ्लोएम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में और शुगर वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम के एब्सेंस की वजह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है दीज ड्वार्फ बंडल्स फ्रॉम कंप्लीट वैस्कुलर बंडल्स दैट कंटेन बोथ जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ड्वार्फ बंडल्स इन मिराबिलिस कंटेन्स ओनली, तो लिखा हुआ था फ्लोएम। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये HPSC है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो अगर आप NCERT देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो P अकेसिया, सनफ्लावर, ऑसिमम। तो यहाँ पे P जो है वो करेक्ट आंसर है। ये है NCERT। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लिखा है कि zygomorphic bilateral symmetry when a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center and mustard, datura, chili। ये एग्जाम्पल है। ठीक। जाइगोमॉर्फिक तो मतलब, और ये है वो एक्टिनोमॉर्फिक था। यहाँ से पढ़िए, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। ये हाईलाइट भी किया है, ये देखिए यहाँ पे इट इज़ जाइगोमॉर्फिक। P दिया है, गुलमोहर दिया है, बीन दिया है, केसिया दिया है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो इनमें से कौन सा जाइगोमॉर्फिक होगा, P। तो P करेक्ट आंसर आएगा। ठीक। अब ये अजीब सा दिया अकेसिया, बाकी बहुत सारी जगहों पे केसिया केसिया करके लिखा है, तो बी को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि P जो है जाइगोमॉर्फिक होता है और अकेसिया एक्टिनोमॉर्फिक होता है विद रेडियल सिमेट्री, सनफ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है विद रेडियल सिमेट्री, कंपोजिट फ्लावर्स में देखने मिलता है, ऑसिमम जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक। ये है सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स जो कि NCERT में दिया हुआ है, उसी का एक तरीके से इन्फोग्राफिक बोल सकते हैं। सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स तो रेडियल सिमेट्री है, बाईलेटरल सिमेट्री है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो बाईलेटरल, रेडियल है तो ये एसिमेट्री। यहाँ पे एक्टिनो का एग्जाम्पल दिया है, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, और ये जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है पीन,
पी बीन, गुलमोहर, कैसिया और एसिमेट्री का कहना। एग्जाम्पल से मैच कराने को और ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें से कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक है, कौन सा जाइगोमॉर्फिक है और ये सब। तो एटलीस्ट ये वाला जो पैराग्राफ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कि जैसे ये जब किसी फ्लावर को 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर सकें तो उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिमेट्री कब होगा, एग्जाम्पल दिया है क्या नाम। तो ये NCERT का ही इन्फोग्राफिक है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, ये तीनों और इनके एग्जाम्पल्स। तो एक बार इसको PDF मिलेगा, आप देख लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे द एनर्जी फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, रेडॉक्स पोटेंशियल या NADPH या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। इस ऑप्शन का मुझे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है मतलब ज़रूरत नहीं थी ना इसकी। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, सिलेबस के पॉइंटर्स में भी था, पॉलन ग्रेन फ्रॉम टेट्राप्लॉइड प्लांट फ्यूजेस विद द एग ऑफ द डिप्लॉयड प्लांट। तो टेट्रा मतलब 4 होता है, डिप्लॉयड मतलब 2 होता है, तो एक ही जगह है। 6N एंडोस्पर्म और 3N एम्ब्रियो। कैसे आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जब पॉलन ग्रेन, ये एंडोस्पर्म is formed by fusion of second sperm cell with 2 polar nuclei in the central cell of ovule। इस केस में since the pollen is tetraploid मतलब 4N, egg 2N है, डिप्लॉयड है, तो फ्यूजन स्पर्म सेल विद द 2 polar nuclei will result in hexaploid। हेक्सा मतलब 6 होता है, रूट वर्ड है, तो 6N एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो की बात करी जा रही है, तो द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, तो 2N होता है, बाई स्पर्म सेल N होता है। सिंस द एग इज डिप्लॉयड एंड द स्पर्म इज हैप्लॉयड, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉयड आएगा एम्ब्रियो। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हेक्सा, ये एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, तो ये हेक्साप्लॉयड 6N, ट्रिप्लॉयड 3N एम्ब्रियो। ऑप्शंस में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2N एंडोस्पर्म को एलिमिनेट पहले कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, इसको भी। अगर सिर्फ आप एंडोस्पर्म भी जानते थे तो भी एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, न्यूमेरिकली इसको मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इन विच पेयर बोथ प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय लीफ स्पीशीज। तो आप नोटिस करोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए थे, ठीक, मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ब्रायोफाइलम, कैलेंको, क्राइजेंथेमम, अगेव, कैलेंको, एस्पैरागस, ब्रायोफाइलम। तो फर्स्ट वाला सही है। क्यों सही है? NCERT में तो ये दिया हुआ है, हमने पहले भी देखा था, ये जो लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक, ये बेसिक वाले में दिया है, पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक रेफरेंस बुक आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि लीव्स के बारे में, सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर लीव्स विच के डिटैच्ड एंड डेवलप न्यू प्लांट्स। तो लीव्स ऑफ यहाँ पे दिया है ब्रायोफाइलम, और डिटेल दिया है यहाँ पे लीव्स ऑफ कैलेंको, बेगोनिया, स्ट्रेप्टोकार्पस, सैनीपोलिया डेवलप बर्ड्स व्हेन गेट इंजर्ड या फिर डिटैच्ड, ठीक। तो यहाँ पे कैलेंको आपको दिखाई दे रहा होगा, कैलेंको। तो NCERT में आपको ये मिलेगा ब्रायोफाइलम, बाकी NCERT में नहीं दिया है, ठीक, पर ये भी सही है कैलेंको। तो ये NCERT का है और ये, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट रिप्रोडक्शन है HPSC में थोड़ा सा हायर लेवल का भी पूछते हैं, ठीक। और अगर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी और है, क्लोरोसिस, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूअर लीव्स इन प्लांट्स, नहीं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स इन प्लांट्स, नहीं। येलोइंग ऑफ लीव्स इन प्लांट्स ड्यू टू लो क्लोरोफिल कंटेंट, मे बी। येलोइंग ऑफ लीव्स इन प्लांट्स ड्यू टू मोर होगा तो येलो हो ही नहीं सकता ना, तो ये भी गया, ये भी गया। एलिमिनेशन के थ्रू हम C वाले तक जा सकते थे। NCERT में लिखा हुआ है क्लोरोसिस के बारे में कि अगर आप पढ़ोगे, ये यहाँ पे है कि क्लोरोसिस इज अ लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोसिस इज अ लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स।
उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं, कई बार इस चैप्टर से वो भी पूछता है। जैसे चेंज इन कलर, द डिसअपियरेंस ऑफ ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स मे टेक्स प्लेस ड्यू टू मेनी इनएनिमेट कॉजेज, इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ लाइट, तो इटियोलेशन बोलेंगे, अदरवाइज क्लोरोसिस बोलेंगे। तो लीव्स में शो येलोइंग और वाइट कलरेशन, तो अल्बिनिज्म भी बोल सकते हैं। चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, पर्पल और ऑरेंज इज कॉल्ड क्रोमोसिस, और ये सिम्टम कॉज होता है बाय डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम। नेक्रोसिस दिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि द कंडीशन इन विच देयर इज अ डेथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सब तो नेक्रोसिस को बोलेंगे। तो डेफिशिएंसी ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, या फिर ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन, ये 3-4 नाम दिए हैं। डिले इन फ्लावरिंग, तो ये, और स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड्स देख लेना एक बार, पीडीएफ आपको मिलेगा। इटियोलेशन, क्लोरोसिस, एल्बिनिज्म, क्रोमोसिस, नेक्रोसिस। क्या करते हैं कि जैसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे 5 लिखा जा सकता है। साइड में इनके डेफिनेशंस मैच कराओ बैठ के, ठीक। तो अगर डेफिनेशन ही नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द सीड। हमने अभी ऊपर एनसीईआरटी में देखा था कि ये चना हम रात को भिगो के सोते हैं तो सुबह देखते हैं तो क्या होता है, स्वेल हो गया रहता है, उसको इम्बाइबेशन बोलेंगे। ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन। तो इम्बाइबेशन है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की लाइन्स है कि एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स, ड्राई वुड्स भी दिया है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर एंटर्स द सीड, तो एंटर्स द सीड को हम ये भी लिख सकते हैं ना कि एब्जॉर्ब्स वाटर ना, सीड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़िए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स बोलो या फिर एंटर बोलो, एक ही बात है। एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स या फिर ड्राई वुड्स। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा। आगे कुछ मैच द फॉलोइंग दिया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 देख लेते हैं। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंड्यूसेस द सीड डोमेंसी, कॉजेज एपिकल डोमिनेंस, कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सबको पता होगा, कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। डी का 2, तो डी का 3 दिया है, एलिमिनेट कर सकते थे, ये 3 दिया, एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस और ऑक्सिन, तो ए फॉर एपिकल, ए फॉर ऑक्सिन, ऐसा करके याद कर सकते हैं। सी का 1 होगा, तो सी का 1 यहाँ दिया है और सी का 1, तो दोनों में इसको बोलेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ बनाने के लिए सी डी सेम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम देखेंगे इंड्यूसेस सीड डोमेंसी, तो यहाँ पे ए बी आता है, यहाँ पे 1 दिया है, तो ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या, ए वाला। फिर उसके बाद ए क्या है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो जिबरलिन्स होता है, ये पहला वाला सही है। क्यों सही है, ये है ऑक्सिन जो एनसीईआरटी में डेटा है, उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन है कि इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बड, अ फेनोमेना कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन वाले पॉइंटर में मेंशन्ड है, यानी कि इससे रिलेटेड है। तो ये जो ऑक्सिन है ये यहाँ पे आ जाएगा, एपिकल डोमिनेंस, तो सी का 1 हमको मिला। उसके बाद आगे देखेंगे, ये इथाइलिन है, एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इथाइलिन इज सिंपल गैसियस, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और ये लार्ज अमाउंट टिश्यूज, सेनेसेंस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मिल गया यहाँ पे, ठीक, इथाइलिन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये इथाइलिन है और ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो सी का 1 था
और डी का 2, इसको माइंड में रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे देखेंगे ABA, ये है NCERT में दिया है ABA। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप पढ़िए। Abscisic acid ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो कुछ खास नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंट। सीड मैचुरेशन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हम चलेंगे क्वेश्चन के पास, ये ABA, तो B का 3, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथाइलिन, एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन, सीड डोमेंसी, ABA। ठीक, इतना मिल गया। अभी बचा है पहला, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये NCERT में लाइन बाय लाइन नहीं मिला, तो कहाँ मिला, जो जिबरलिन्स होता है वहाँ पे एंजाइम फॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑफ GA, जिबरलिक एसिड, इज इट्स इंडक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन द एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग बार्ली सीड्स। तो लिखा है कि द GA स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसको आप, ये जो कीवर्ड है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसको आप माइंड में रखो। अब क्वेश्चन के पास चलेंगे। यहाँ पे ये है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव। मान लीजिए कि NCERT में नहीं दिया, ये आपको पता भी नहीं है, अगर ये तीनों आपने ठीक से पढ़ा और NCERT की लाइन बाय लाइन अच्छे से फॉलो किया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से। जब यहाँ पे B वाले का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे B का 3 एक ही जगह दिया है, तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप जा सकते थे, फर्स्ट वाला सही हो जाता। ठीक, लेकिन क्योंकि हम PYQ एनालिसिस कर रहे हैं, तो सोर्स भी देख लेते हैं। तो मिल गया हमको कि स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वहाँ पे जिबरलिक एसिड, जिबरलिन्स करेक्ट आंसर है। ठीक, हाँ, और ये थोड़ा सा एक पाथवे है, देख सकते हो आप इतना, मतलब द रोल ऑफ जिबरलिन इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। तो कभी अगर ऐसा पूछे तो माइंड में रखना कि जिबरलिन प्रमोट करता है प्रोटीएजेस, फिर यहाँ से ये पूरा पाथवे बनता है, प्रोटीन, ट्रिप्टोफन और ऑक्सिन। तो रोल ऑफ जिबरलिन इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, क्योंकि आपने देखा पाथवे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेंगे कि NCERT कितना इंपॉर्टेंट है। इन C3C4 प्लांट्स प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पेप कार्बोक्सिलेस, पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, RUBP कार्बोक्सिलेस, पेप कार्बोक्सिलेस, पेप कार्बोक्सिलेस, RUBP कार्बोक्सिलेस, RUBP कार्बोक्सिलेस, पायरुवेट। तो इससे आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं वो जानबूझकर बहुत ज़्यादा सिमिलर रखे जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए आपको याद होगा, उसके बावजूद भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, है ना। तो अगर हम NCERT देखोगे आपको मिल जाएगा, हमने पहले भी ऊपर देखा था, जो C3 प्लांट है उसमें जो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होता है वो RUBP कार्बोक्सिलेस की मदद से विद द हेल्प ऑफ, और PEP कार्बोक्सिलेस C4 प्लांट। ठीक, यहाँ पे ये एक ट्रिक है, अगर याद हो सके तो अच्छा है, क्योंकि आपने देखा कि चारों ही एक जैसे लग रहे थे, और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठे हो तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ है, हनी सिंह का गाना है, DJ पे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है कि 4 बॉटल वोट का। ठीक, तो यहाँ पे पेप्सी लिखा हुआ है जानबूझकर, यहाँ पे ये 4 फोटोज़ हैं, मतलब 4 बॉटल की पिक है, इसको आप 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का मतलब क्या है, C4 प्लांट्स, 4 का मतलब C4 प्लांट्स। PEP से आप मतलब रखो, इसको आप कट कर सकते हो, तो PEP से मतलब पेप कार्बोक्सिलेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ये पहले से ट्रिक कोई ना कोई ट्रिक बना के याद किया होता, एग्जाम हॉल में बैठे होते, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे जाना था, 4 देखना था और इतना आपको याद करना था। ये आपका कीवर्ड था। यहाँ पे आप क्या करोगे, ढूंढोगे। तो अगर आप देखते हैं ये और ये, तो ये है C4 प्लांट्स, तो यहाँ पे एक ही है ये, क्योंकि फ़नी है और सॉन्ग सबको याद रहते हैं और कभी ना कभी सबने सुना होगा DJ और बाकी जगह पे, तो इसीलिए याद रहेगा। तो B वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये तो HPSC था, जैसे अगर हम देखेंगे
एच टेट वाला, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन का लेवल। अगर हम देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो, जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी से था, ये एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन है, पर 2011 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये, फिर ये, तो 4-5 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, जैसे ये तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी बाहर ही मानेंगे। और जो पुरानी एनसीईआरटी है वो भी आप पढ़ लेना, क्योंकि पुरानी से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे स्कैरिफिकेशन है, तो ये मुझे एनसीईआरटी में मिला नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ये 141 क्वेश्चन है, तो ये, उसके बाद मोटर सेल्स, फिर जैसे ये है, इसका जो एग्जैक्ट सोर्स था वो भी मिला नहीं, तो ये एनसीईआरटी में ही था। उसके बाद क्लाइमेट थियरी की अगर बात करी जाए, तो ये इतने अच्छे से चार्ट बना के उतना अच्छे से ना डेफिनेशन दिया है और ना ही वो, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी मानेंगे। ये एनसीईआरटी में था, फिर ये एनसीईआरटी में था पर पूरी तरीके से नहीं था। फिर उसके बाद जो, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि एक टॉपिक अगर आप उठाते हो कि क्या ये एनसीईआरटी में है, तो हाँ है। जैसे ये जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ से जो क्वेश्चंस बने थे वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी से बाहर के थे। ठीक, प्लांट रिप्रोडक्शन तो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही था, तो इसको आप थोड़ा माइंड में रखना कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी ओरिएंटेड थे। एनसीईआरटी मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस थे वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे ये हार्डवुड, सैपवुड, ये बात करी जाए, नए वाले एनसीईआरटी में दिखा नहीं, पुराने वाले में है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कैंप प्लांट्स हैं, तो आपको बेटर तरीके से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में लाइन ही नहीं है, लाइन है। फिर ये होपनॉइड्स की अगर बात करी जाए, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, तो मान सकते हैं कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो ये मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, जैसे ये क्लिप्सेला, बिजर्निकिया, क्लॉस्ट्रीडियम, फ्रैंकिया, तो अगर वो सारे ऑप्शंस जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, पर ये क्लॉस्ट्रीडियम, बिजर्निकिया, अनाबेना, नॉस्ट्रोक, फ्रैंकिया, एस्टोबैक्टर, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, ये अजोला, तो इसीलिए पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही एस्टेट में क्वेश्चंस आए थे। तो ठीक है, इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे exam@98 यही आप लिख देना, आपको यही लोगो मिलेगा और वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्लस अगर पीवाईक्यू आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो अलग से ही एचटेट पीजीटी करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसके आप नोट्स बना लेना, और उनके जो ओरिजिनल वो है बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, उसका आप फुल लेंथ तरीके से एक बार मॉक टेस्ट तरीके से एक बार अप्लाई करके देखना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कोई भी गाइड नहीं हो सकता है। ठीक है,